ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। आज ऐसी ही बात करेंगे जो खामोशी से अच्छी हो। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत गोपचढ़े जी, जो डॉक्टर हैं पेशे से, इलाज करते हैं मर्ज का भी और मर्ज देने वालों का। डॉक्टर गोपचढ़े, आपका स्वागत है द लीजेंड्स की श्रृंखला में। धन्यवाद, नमस्कार। आपका सफर शुरू होता है लगभग 30 साल पहले बाबरी मस्जिद के उस गुंबद से, और आज आप संसद सदस्य हैं, राज्यसभा से आते हैं। क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया? नहीं, मैंने कुछ खोया ही नहीं है जी। मैंने जो कुछ है मैंने पाया ही है, क्योंकि मैं खोने वाले व्यक्ति में से नहीं हूँ। जी। क्योंकि मैं समाज को समर्पित व्यक्तिमत्व हूँ, और मुझे जो शिक्षा और जो संस्कार मिला है उसमें मैंने जो कुछ किया है मेरे समाज के लिए किया है, मेरे देश के लिए किया है। मैं बहुत ही छोटा कार्य करता हूँ, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि वो जो कुछ मैं 30 साल का मेरा सफ़र है, मेरे जैसे अनगिनत कार्यकर्ता है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, उन्होंने भी अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। जी। लेकिन मैं भाग्यवान हूँ कि मैं संसद तक पहुँच गया हूँ। बट इतने बड़े सफर में बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इतना आसान तो नहीं होता डॉक्टर गोपचढ़े। देखो, बलिदान देना, त्याग करना और समर्पण करना, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का संस्कार है। जी। इसमें आनंद मिलता है। अगर समर्पण भी दिया या त्याग भी किया या बलिदान भी किया तो किसके लिए किया? हमारी भारत माँ के लिए किया ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक आनंद होता है, आत्मिक सुख होता है। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारी एक हिंदू संस्कृति है कि भगवान को ये नहीं बोलते जो संस्कारित लोग कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। भगवान को ये हम बोलते हैं कि मेरे साथ सारे लोगों को संभाल लो। पर इसमें फैमिली लाइफ भी तो डिस्टर्ब हुई होगी आपकी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो धर्म पत्नी वो भी शायद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। हाँ, वो एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। लेकिन शिकायत नहीं करती कि मैंने तो डॉक्टर से शादी की थी, ये पॉलिटिशियन कहाँ से मिल गया मुझे? ऐसा तो देखो, हमारे पास जो भारतीय संस्कृति होती है, ये भारतीय संस्कृति में अब ये नया आया है जी। कि 3-4 महीने तक जान लो, एक दूसरे के साथ मिल लो, कोर्टशिप पीरियड, फिर बाद में उसके बाद शादी, एक दूसरे का समझदारी, एक दूसरे का स्वभाव, ये सब जानने के बाद शादी। उस समय तो क्या था, मेरी शादी 99 में हुई, शादी हो गई। ये 99 मतलब वो बाबरी मस्जिद वाले इशू के बाद का समय? नहीं, मेरा बाबरी मस्जिद का इशू तो 1992 है, 6 दिसंबर 92 है। तब मेरा MBBS खत्म हुआ था। ओके। मैं इंटर्नशिप करके संघ का प्रचारक निकल गया था। ओके। तो उसके बाद मेरा MD हो गया, MD पीडियाट्रिक्स हो गया जी। उसके बाद मेरी शादी हुई। काफी बाद में हुई है। काफी बाद में नहीं है, जैसे ही MD खत्म हुआ मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद घर का सपोर्ट जब मिलता है, माता पिता सबका, तो उसके बाद ये आदमी आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा समर्पण मैंने किया है। घर वालों ने मुझे मदद की है, घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरी फैमिली भी एक कृषि फैमिली से आती है, मैं किसान का बेटा हूँ, और बहुत ही बड़े रईस पिताजी का बेटा नहीं हूँ। जी जी। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जी। अभी भी मेरे माँ बाप किसान हैं। जी। माँ गाय का दूध निकालती है, गोबर निकालती है, और पिताजी किसान में के नाते से खेत में अभी भी किसानी करते हैं। आपने किसान की बात की जी। आपने आम परिवार की बात की जी। मेरे मन में एक सवाल आता है डॉक्टर गोपचढ़े। भारत आज की तारीख में विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा है। जी। आपको नहीं लगता कि इस दौड़ में आम आदमी या गरीब आदमी पीछे रह जा रहा है, पिछड़ रहा है? क्यों? आज हर आदमी के मन में एक ये भावना पैदा हो रही कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, प्लीज। उल्टा हूँ जी। अमीरी और गरीबी की जो रेखा है जी। अभी वो दूर होना, जी। इससे ज़्यादा गरीब अभी अमीर बनने जा रहा है। और गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग जी ऊपर आए हैं। जी। मैं मेरे गांव में जाता हूं जी। तो आज मेरे गांव में UPI है, डिजिटल पेमेंट है। जी। मेरे गांव में अभी आड़तियां खुले हैं, मेरे गांव में अभी रास्ते आए हैं,
मेरे गांव में बस आई है, मेरे गांव में प्राथमिक पीएचसी आया है, जी। मेरे गांव के आदमी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव ही में हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का। जी। जो महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था ग्राम स्वराज का, वो गांव से शुरू होता है। लाखों गांवों का ये जो हिंदुस्तान है, ये गांव से अर्थनीति शुरू होती है। वो गांव जब सुदृढ़ होगा तो अपनी अर्थनीति बढ़ेगी। अभी गांव सुधार रहे हैं। मेरा ऐसा आपसे कहना है कि हमारी अर्थनीति आगे बढ़ रही है, जो हमारे किसान से और गांव से हमारी जो अर्थनीति शुरुआत होती है, क्योंकि महिलाएं उनके माध्यम से भी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत आगे बढ़े हैं। आप सफ़र करेंगे ग्राम क्षेत्र का, किसान क्षेत्र का, तो अभी फसल और हमारे क्षेत्र का विकास बहुत बढ़ते जा रहा है। हर सारी नीति के साथ उनका जुड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दिया था। 8,000 बच्चों ने उसको अप्लाई किया। उसमें से मेरे को 40 बच्चे चुनना है। मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ली, वाइवा भी लिया। उसमें से मैंने 80 बच्चे चुन के निकाले। केरल से, अंडमान निकोबार से, श्रीनगर से, तमिलनाडु से बच्चे आए। अब कल 80 बच्चों का इंटरव्यू लेगी। सारे जूरीज है, रिटायर्ड जजेस है, सेक्रेटरीज है, यूजीसी के चेयरमैन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ये सब लोग इंटरव्यू लेके इन 40 बच्चों को निकालेंगे। इनको हम 1 महीना शासन के साथ जोड़ेंगे, हमारे एमपीज के साथ जोड़ेंगे, एमएलएज के साथ जोड़ेंगे, निचले धरातल पे क्या चल रहा है उसके साथ जोड़ेंगे। ये मोदी जी ने आह्वान किया था 1 लाख बच्चों को इकोसिस्टम में उतारो। तो ये काम मैं एक छोटा सा, मैं उसमें का एक गिलहरी का रूप मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है कर रहे हैं। जी, बात आपकी मैं समझता हूँ, पर आपने चूंकि नौजवानों की बात की तो मेरे मन में एक विचार आता है कि देश का नौजवान अपने आप को क्या कॉकरोच समझने लगा है? ये तो आपने बात बहुत अच्छी बोली है। मैं उसके उल्टी बात में बोलता हूँ। प्लीज़ बोलिए। क्योंकि हमारा देश का नौजवान अभी रिसर्च में आगे बढ़ रहा है, हमारा ग्लोबल लीडरशिप मेडिकल साइंस में आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हमारे जो जवान बच्चों ने, हमारे युवक और युवतियों ने AI के माध्यम से हो, IT के माध्यम से हो, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो, मेडिकल के माध्यम से हो, रिसर्च के माध्यम से हो, हम ग्लोबल लीडर बन गए हैं। मैं मेडिकल साइंस का छात्र हूँ। जी जी जी। तो मेरे मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हमारे में सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे क्षेत्र, हमारे इस देश में जो जर्जर बीमारियां हैं, बाहर के देश के लोग हमारे पास मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से आ रहे हैं, हमारे देश में इलाज करने के लिए आ रहे हैं। और हमारी बहनें हैं, नर्स है, जो स्टाफ सिस्टर्स है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है बाहर। क्यों? तो सेवा है। ऐसा ही हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में भी बाहर के देशों में बहुत मांग है। हमारा IQ लेवल बहुत बड़ा है, हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मान ली बात आपकी, पर इस बात को आप क्या पूरी तरह से नकार पाएंगे कि जो बेरोजगारी है या जो बेरोजगारी से त्रस्त नौजवान है वो अपने आप को कॉकरोच कहलवाने से बाज नहीं आ रहा है? बेरोजगारी हटते जा रही है पूरी तरह से जी। जवानों को भटकाया जा रहा है, उनको ऐसे अगर वो नौजवानों के पास जॉब है डॉक्टर साहब जी, ये मैं अपनी जो मुझे पेपर में पढ़ रहा हूँ या सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं कंसीव कर पा रहा हूँ, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि अगर उन नौजवानों के पास नौकरी है और उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, तो उनको कौन भटकाएगा? उन्हें भटकने की ज़रूरत क्या है? नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है जी। देखो, गिने चुने कुछ लोग हैं देश में। लाखों करोड़ों युवा जो है कौशल विकास के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत ही जगह में एक आत्मसम्मान के साथ नौकरी कर रहे हैं जी। देश की सेवा कर रहे हैं। देश के आगे जो हम महासत्ता बनने जा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर होगा तो वो जेनजी का है, वो सबसे ज़्यादा योगदान होगा तो हमारी युवतियों का है। इसके माध्यम से मैं ये देश को बतलाना चाहता हूँ कि इन युवाओं ने कृषि क्षेत्र में भी क्रांति की है जी। हमारा जो जियो टैग जो होता है, जो सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिलता है। आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर है डॉक्टर साहब। इसी विश्वास से मेरा एक प्रश्न है जी। नीट पेपर लीक में जो नुकसान हुआ, अगर मेरी जानकारी सही है, जो मैंने पढ़ा या जो मैंने नेट पे देखा, अब तक 4 बच्चों की सुसाइड की खबर रिपोर्ट हुई है, जिसमें से दिल्ली की एक बच्ची शायद 20 साल की थी जी, लखनऊ का एक बच्चा 21 साल का था, एक कोई 22 साल का और एक कोई 17 साल के जी।
अभी तक इसमें किसी जो मेन पावर पॉइंट है जिसकी लापरवाही से हुआ, उनके खिलाफ कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं एक आपको बोलना चाहता हूँ कि जब कोई यश मिलता है तो उसके सभी मालिक होते हैं। अपयश का कोई मालिक नहीं रहता है, हार का कोई मालिक नहीं रहता, जीत वालों के पीछे रहते हैं। हार अनाथ तो होती है, मैं नहीं, मानता हूँ। तो मुझे ये बताना है कि अभी 21 तारीख है, 21 तारीख को हमारे एनटीए के लोग, एनएमसी के लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होगा। देखो, उन लोगों का हौसला बढ़ाना, इतने बड़े सिस्टम को चला रहे, 2.5 करोड़ बच्चों की एग्जाम लेना है, ठीक है, कुछ नीचे के ग्राउंड लेवल के लोगों की तरफ से गलतियां हुई है जी। मैंने तो अब क्या मैंने ये बोल ग्राउंड सकता लेवल हूँ, लोगों की मेरी गलती बात है? सुनिए आप जी। मैं इस मीटिंग का एक अविभाज्य घटक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सरकार ने इसमें तत्परता दिखाई, सरकार ने इस नीट परीक्षा को रद्द किया, सरकार ने सीबीआई की जांच की, ये घटना की गलती हुई है मंत्री जी ने कबूल की, और इसके बाद हमारी मीटिंगें पे मीटिंगें हो रही है। जी जी। एनटीए को भी बताया गया है, बहुत सारे विषय में एनएमसी एनटीओ का एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। आपने जिन बेटियों का जो एहसास किया, उनके दुख के साथ मैं हूँ, क्योंकि उनको पूरी तरह से देखो, मुआवजा देने से तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन ये देश का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आज हमारे देश में इस प्रकार का, ये 2014 के पहले तो बहुत घोटाले होते थे जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसमें बहुत तत्पर है, और इनका अभी जो सिस्टम हमारी काम कर रही है, विद्यार्थियों का हमने हौसला भी बढ़ाना चाहिए, और हमने इन जो एजेंसियां जो काम कर रही है, नेशनल मेडिकल कमीशन हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, इनका हौसला बढ़ाना ये हमारा काम है, ये देशभक्ति का काम है। जी। आप किसानों के लिए ख़ास मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत दिख भी रही है, पर जो किसान भाई या जो माएँ अपनी साल भर की, या पता नहीं, शायद कुछ लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा के बच्चों की कोचिंग के लिए, उनकी तैयारी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, वो तो पूरे के पूरे पानी में चले गए। अब उनको क्या संदेश है आपका डॉक्टर साहब? जीवन में एक तो हारना नहीं है जी। जीवन में सच्चाई का सामना करना है जी। और जीवन में हौसला बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं भी मेडिकल का छात्र हूँ, मैं भी इस सिस्टम का एक भाग रह चुका हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार का बच्चा था। मैंने हौसला मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मेडिकल को नंबर लग गया, मैं तो मेरिट के माध्यम से लगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लगा, उसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई की, फिर मेडिसिन में टॉप रैंक आया, एमडी को लगा, उसमें गोल्ड मेडल लिया हूँ। तो गरीब के बच्चों ने, और सारे कोई भी रहो, मिडिल क्लास का बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, अपना हौसला नहीं खोना है, धीरज रखना है, फोकस करना है टारगेट के ऊपर। और देखो, रास्ते में अड़चने आती है, हर एक के जीवन का प्रवास कोई सुखद नहीं होता है। हमको टारगेट फोकस करते हुए हम हमारा ध्येय सामने रखते हुए काम करना है, विचलित न होते हुए हमने हौसला बढ़ाकर आत्मविश्वास के साथ ज्ञानार्जन करते हुए एक भक्ति भाव से इस दिशा में जाना है। भगवान को अड़चने आई थी, इंसान को तो अड़चने आएंगी, तो हमको आगे जाना है। बहुत सारे आती है जीवन में, ऐसे तो बहुत प्रसंग आते हैं, इससे हमको भी सीख मिली है, लोगों को सीख मिली है, सरकार के सिस्टम को भी सीख मिली है। तो इस गलतियों के माध्यम से हम आगे जाएंगे। बच्चों ने भी इसके माध्यम से एक हौसला बढ़ा के टारगेट का अचीव करना चाहिए। बात आपने ठीक कही। अब आपने जैसे गांव की बात कही या आपने जो आपका संघर्ष रहा, तो आप इस बात को बड़े करीबी से जानेंगे जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं, कि जो गांव के बच्चे का संघर्ष है और जो शहर के बच्चे का संघर्ष है, आपकी दृष्टि में दोनों बराबर है, बराबर की वरीयता दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखो, वो भी बच्चा शहर का रहा तो क्या हुआ, वो भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, गांव का भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, बट जो सुविधा मुहैया है शहर के बच्चे को, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सेंटर्स बढ़ गए हैं हमारे। अभी सिटी और शहर और गांव ये एक दूसरे के आसपास आ गए, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हमारे पास अभी ट्रेन है, मेट्रो है, रास्ते है, अभी इंटरनेट आया है, हमारे पास मोबाइल आया है। देख, गांव से कुछ भी हो सकता है। हमारा रालेगंज सिद्धि जैसा छोटा सा गांव है, वो गांव इंटरनेशनल सिटी बन गया है। ऐसे बहुत सारे देश के जो गांव है, छोटे छोटे कस्बे हैं, उनका डायरेक्टली इंटरनेशनली कनेक्शन होता है। अभी गांव नहीं रहा है, अभी गांव सीधा बाहर देश से जुड़ा है। हमारा गांव दिल्ली से जुड़ा है। हमारे गांव से रोज संडे को रोज मन की बात देखते हैं। मोदी जी के इसने बात से प्रेरणा लेकर
हमारे गांव में स्वदेशी का काम शुरू हुआ है। जी। एचएचजी को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया है। मैं ये कहता हूं कि अभी ये कनेक्टिविटी का मामला बाजू को रखिए, कंपैरिजन मत कीजिए। गांव का बच्चा और शहर का बच्चा दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और इसको कोई अड़चन नहीं, इसको भी कोई अड़चन नहीं है। इसमें कई सारे जो बच्चे हैं देश का नेतृत्व बोल के आगे आएंगे, और इन बच्चों में हमने भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। अभी गांव में हमारे मेडिकल के छात्र जाके चिकित्सा कर रहे हैं। अभी 1 वीक 1 नेशन का एक नारा दिया था, 8-8 दिन जाके हमारे डॉक्टर्स फ्री में सेवा दे रहे हैं, ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं। वो क्या पेमेंट मिल रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं, एक पैशन है, देश के प्रति लगाव है। ऐसा भी कुछ देखना चाहिए कि कुछ कुछ जगह पे हमारे पहले बस पहुंचती नहीं थी जी, तो मोदी जी ने वहां तक जो ट्रेन चालू किया, बस चालू किया, कनेक्टिविटी चालू किया। हमारे डॉक्टर्स अभी पीएचसी पे जाके फुल टाइम के नाते से काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों का, मैं तो बोल रहा हूँ कि तमिलनाडु का जो पीएचसी का जो मॉडल है जी, उस मॉडल को हमने महाराष्ट्र में भी बोला है। अब देखो तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर के नाते वहाँ गए, वहाँ पीएचसी का एक मॉडल खड़ा था। हमने बोला इस प्रकार का मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ें सब तरफ से हम ला रहे हैं। हम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये हमारा बेसिक नीड था। कोरोना के समय वो सशक्त कम था, लेकिन अभी वो बहुत सशक्त बन गया है। समझता हूँ। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं देश को, उसके पीछे एक और भी सच्चाई है जिसे हम कितना भी कर ले नकार नहीं पाएंगे कि आज भी गांव में या शहरों में भी बेटों की चाह में बेटियों को मार दिया जा रहा है। आपने इसको नोटिस नहीं किया डॉक्टर साहब? देखो, महिला सशक्तिकरण का जमाना है भाई साहब जी, है। नारी शक्ति वंदन का जमाना है जी, अभी पंचायत से लेके ग्राम पंचायत तक, ग्राम पंचायत से लेके विधायक, विधायक से लेके आप लोकसभा तक, ये तो हुई राजनीति की बात। लेकिन आईएएस, आईपीएस, इससे लेके प्रशासनिक तौर पर धीरे धीरे हमारी बेटियां आगे बढ़ती जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मोदी जी ने जो दिया था, मोदी जी कभी मंत्र फूंकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज उतरता है। स्वच्छता नारा मिशन तो दिया आपने। नारा दिया, उसके साथ स्त्री का हमारा जो घट लिंग का दर है आगे ऊपर आया है। पहले हरियाणा में कम था, बढ़ गया है। इसे खत्म करना जरूरी है। जरूरी है। महाराष्ट्र में हमारे बेटियां अभी उसका स्तर बढ़ा है, हमारे हर राज्य में बढ़ा है। 10 साल की सजा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, हम तो कहते हैं उसको आजीवन कारावास करो। नहीं, मैं तो कहूंगा फांसी दे दीजिए अगर इस तरह से अगर बच्चे का करना जा रहा है। बेटियां पैदा होने का दर अभी ये मोदी जी के सरकार में, तो धन्यवाद आपका देना चाहता हूं। आपने मुझे पॉडकास्ट पे 12 साल के कल्याणकारी वर्ष पूर्ण होने के बाद बुलाया है जी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मोदी जी का कि उन्होंने बेटियों का सम्मान भी बढ़ाया, बेटी का जन्म दर भी बढ़ाया है। मातृशक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन अभी मानसून में पास होगा, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आने वाला समय महिलाओं का है, आने वाला समय नारी शक्ति का है। हर क्षेत्र में आपको नारी दिखेगी। देश की बागडोर भी आज हमारी राष्ट्रपति संभाल रही है। ट्राइबल शिक्षिका जो टीचर है वो राष्ट्रपति बनी है। तो मोदी जी ने जिस प्रकार के सोचा है, 12 साल में एक तप होता है भाई साहब, ये तपस्या है। एक तपस्या करके देश को आगे लाए हैं, नारी को आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है कि ये जो जन्म का दर है आगे बढ़ना चाहिए, 100% आगे बढ़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों के बाद पीसीपीएनडीटी एक्ट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो कंडीशन अगर मैं देखूं, जो भी वर्तमान संस्थाएं हैं, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे मान लेता हूं मैं जुडिशरी की अगर मैं आपसे बात करता हूं, चाहे वो एएफटी हो, ऑर्फन्स ट्रिब्यूनल है, वहाँ की पेंडेंसी देख के मतलब मैं तो खैर अपीयर होता नहीं हूँ नॉर्मल केस में एएफटी में, बट जो पेंडेंसी है और जो नंबर नहीं आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो अल्टरनेटिव एफिकेसी रेमेडी के नाम पे हाई कोर्ट दोबारा एएफटी भेज देती है। तो ये बात सही है कि जो देश के जवान हैं उनको प्रॉपर, या मैं कहूँ प्रॉपर ना कह के मैं बोलूँगा स्पीडी सॉल्यूशन उनके प्रॉब्लम्स का नहीं मिल पा रहा है जी। इसको लेके भी आपने कुछ विचार किया है डॉक्टर साहब? इसमें मैं थोड़ा एक पहले आपके पार्ट 1 पे आता हूँ प्लीज, कि मैं मेरे महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठियाँ लिखी थी, तो उसमें मैराथन मीटिंगें चालू हुई। तो कल वहाँ के
लॉ मिनिस्टर हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो है, जी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि जो लॉ पेंडेंसी का जो आपने विषय किया है, गरीबों का लॉ के बारे में विषय किया है, तो उनको मैंने लिखा था कि कम से कम पैसे में और जल्दी से जल्दी ये लॉ मीन्स न्यायदान जल्दी हो, इनको पैसा कम लगे, किसी को अगर जरूरत गिरे बिलो पॉवर्टी लाइन रहे तो उसको वकील भी मुहैया किया जाए। तो सरकार का मैं Legal aid। अभिनंदन, जो लीगल जो मदद चाहिए, माँ है बेचारी, विधवा है, सिंगल विडो है, क्या करेगी, तो साहब ने, माननीय सीएम साहब जो हमारे देवेंद्र जी, उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अच्छा। जल्दी से फास्ट ट्रैक पे इसको केस करना, उसको वकील मुहैया करना, कम से कम खर्चे में, इसको कुछ न लगे, जैसे वो आपका कोई ये स्टैम्प टिकट वगैरह कुछ होता है, स्टैम्प ड्यूटी ये वगैरह, सारी कोर्ट जो फीस चीजें वगैरह। हैं जी। ये गरीब को मुहैया किए जाए, ये सरकार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, जी। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उसमें तो आर्म फोर्सेस वाली आपने बात की है, उसमें भी फास्ट ट्रैक होना चाहिए, लेकिन मेरा उसमें उतना ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अभी आया हूँ, नया नया सांसद बना हूँ, इसमें पढ़ना चाहता हूँ। जैसे मोदी जी ने कहा है पढ़ो हर चीज़ के बारे में, तो जब मैं इसके बारे में पढ़ूंगा तो आपके सामने मेरा विचार रखूंगा। बेहतर है, बेहतर है। बट जैसे आपने कहा देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कि वो इनिशिएट कर रहे हैं, और जो गरीब या जो इकोनॉमिकल स्ट्रेस्ड हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड जो लोग हैं, फ्री लॉयर देना या कोर्ट फी वगैरह एग्जाम करना, जो भी उनका विजन है, आपको लगता है कि जो लीगल एड के एडवोकेट्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और जो एलीट लॉयर्स हैं, कम्पीट कर पाएंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जी, देता जी, हूँ। जी, मसलन अगर आज की तारीख में कोई ऑर्डर लेना है या कोई भी ग्रीवेंस है, जी, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अपीयर हुए, नहीं हुआ, इमीडिएटली अर्ली हियरिंग लगा के फिर हम चले जाते हैं सेशंस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। जो स्पीड एक जो स्वनामधन्य लॉयर्स हैं या जो कर पाते हैं, क्या वो सर्विस या वो स्पीड लीगल एड के वकील साहिबान देना चाहेंगे? नहीं दे पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, सारे ही सम्मानित हैं, सारे ही हमारे एडवोकेट ब्रदर्स हैं, पर क्या वो दे पाएंगे, देना चाहेंगे? आपका जो प्रश्न जो है जी। ये तो काफ़ी उचित प्रश्न है, संवेदनशील भी प्रश्न है, और ये न्याय प्रक्रिया से संबंधित है। इस विषय का मैं तो अभ्यास करता आया हूँ, और इस विषय के माध्यम से मैंने आपकी बात सुनी है कि जो अभी इसमें जो इलाइट क्लास की बात की है, और हमारा जो सामान्य जो वकील जो आता है, गांव गराज से दूर से आता है, लीगल एड एडवोकेट्स जो ब्रदर हैं हमारे, तो देखो ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। जो दो बातें हैं डॉक्टर साहब इसमें। जी, जी। जो एलीट है उसके पास केस की भरमार है, ठीक है, वो क्यों लीगल एड में अपनी सेवाएं देगा? चलिए, अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सेवा ही इसका धर्म है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं जो शायद फ्री में या बहुत कम फीस पे इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बट ऐसे कितने ही लोग होंगे। दूसरा, लीगल एड देना बहुत अच्छा विजन है, उनके लिए कोर्ट फी माफ करना उससे भी अच्छा विजन है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये इट इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। और देवेंद्र फडणवीस जी बधाई के पात्र हैं अगर वो इस विजन को लागू कर पाते हैं और इस इनिशिएटिव को वो अंजाम तक पहुंचा पाते हैं, तो हमारी उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस। पर एक बात जो नहीं समझ में आती ना, कि काम तो जजेस पे करना है, यानी जड़ पे काम करना है। अगर हमारी, चूंकि आप लॉ मेकर, इसलिए भी मैं इस बात को पूरे हक से आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि जो कंडीशन है जजेस की वो बड़ी डरावनी है। एक एक जज के पास 50-50 मैटर लग रहे हैं, और उसे उन्हीं 50 मैटर में किसी को 10 साल की सजा एक तरह से कहा जाए तो जीवन और मृत्यु का फैसला करना है उस जजेस को। एक जज पे 50 मैटर्स हैं डॉक्टर साहब जी, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सबसे सेंसिटिव, किसी इंसान की आज़ादी पे वो निर्णय देगा। सबसे ज़्यादा जो पहला सिपाही है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, वो मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर इतना प्रेशर, कुछ मैटर में सेशन जजेस होते हैं, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर। अब तो बल्कि दिल्ली में शायद कुछ जुरिस्डिक्शन चेंज हुआ है, तो अब तो लोअर कोर्ट में शायद हो सकता है कि और प्रेशर बढ़ जाए।
आई एम श्योर महाराष्ट्र में भी और ऐसी ही सिचुएशन होगी, अलग सिचुएशन नहीं होगी। तो उस पे काम करने को लेके आप ने कभी विचार किया कि जजेस की संख्या बढ़ानी ज़रूरी है, कोर्ट में जो फैसिलिटीज़ हैं या कोर्ट रूम की जो इश्यूज, क्योंकि वो सीधे आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। जी। एक आदमी सुबह पहुंचता है, शाम तक वो वहीं पे खड़ा टाइम बीत जाता है उसका। जी। और कई मैटर में तो हमने देखा है कि मतलब 30-30 साल पुराने मैटर्स में लोगों को सज़ा सुनाई जा रही है। वो आदमी अब 80 साल का हो गया, वो तो वैसे भी मरने के किनारे पहुंच गया है, आप उसको सज़ा दो ना दो, उस सज़ा कोई मतलब रह नहीं गया। और बल्कि ऐसे मैटर में जब हम लोग कोई डिसीजन देखते हैं तो हमारी न्यायिक व्यवस्था का माहौल होता है। डॉक्टर साहब, मैं तो इस सिस्टम का अभ्यासक नहीं हूँ। एक तो मैं इस सिस्टम से उतना ज्ञानी नहीं हूँ जितना आप लोग ज्ञानी हैं, लेकिन मैं जब हालात जब देखता हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है कि जुडिशरी सिस्टम में पहले से लेके अभी बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं, आमूलाग्र बदल आते जा रहे हैं, क्रांतिकारी बदल आते जा रहे हैं। जैसे एक मान के चलो कि मैंने अभी एक हाईकोर्ट मेरे नांदेड़ में चाहिए जी, बल्कि मैंने बिल डाला, राज्यसभा ने एक्सेप्ट किया जी, मेरे पास एक बिल्डिंग भी इतनी बढ़िया बन रही है जिसके माध्यम से आपने जो कहा ना कैसे ठीक नहीं रहता है, निगेटिविटी रहती है, मेरे पास एक 5 स्टार जैसा हाई कोर्ट मेरे पास बन रहा है। अच्छा, नांदेड़ शहर में आप कभी आएंगे दर्शन के लिए तो मैं ले जाऊंगा आप। प्लीज तो प्लीज। इतना बढ़िया कैंपस बनाया है हमारे पास। तो बचपन में मैं जो कोर्ट को देखता था जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं कर पाई, वो हमारी जुडिशियली सिस्टम में बहुत बदलाव है। मैं तो मेडिकल का क्षेत्र का छात्र हूँ, मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूँ, न्यायदान की प्रक्रिया का मुझे कोई ABCD भी पता नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, लोक अदालतों की संख्या बढ़ गई है, हमारे तालुका लेवल पे लोक अदालतें बढ़ती जा रही है। गांव दूर गराज का आदमी जो होता है, जो इस लोक अदालत के माध्यम से फैसले तुरंत सुनाए जा रहे हैं। मानता हूं कि ये फैसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, भंडार बढ़ते जा रहा है। ऑनलाइन भी सिस्टम हुआ है, मेरे ख्याल से अभी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो न्यायदान का काम है। ये हमारे जो न्यायाधीश महाराज है भगवान समान होते हैं, तो इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपने कहा कि स्ट्रेस भी होता है, डॉक्टर को भी ऑपरेशन करते समय टेबल पे मरीज के बारे में सोचना पड़ता है, तब ये तो भगवान है। नहीं, डॉक्टर साहब को एक लग्जरी मना कर सकते हैं, मैं 4 ही पेशेंट देखूंगा, आज मेरी OT में 3 ही मैटर आएंगे या 4 ही केसेस में देखूंगा, ये तो फ्रीडम है। बट वो जो मैजिस्ट्रेट जिसकी कॉज लिस्ट में 50 मैटर आ गए सिस्टम से, उसके पास वो फ्रीडम नहीं है, उसे वो 50 मैटर डील करने ही पड़ेंगे। लेकिन आप ये भी जान लो कि ऑपरेशन थिएटर में अचानक एक एक्सीडेंट की केस आती है जी, तो एट ए टाइम 2 टेबल पे काम करना पड़ता है। मैं बिल्कुल हिम्मत कर ही नहीं सकता डॉक्टर साहिबान के पेशे पे कमेंट करने का। Exactly. मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, और ईश्वर करे मुझे कभी उसकी जरूरत भी ना पड़े जी। पर डॉक्टर में एक ये है कि ठीक है, वो एक्सेप्शनल मैटर होता है कि 30 दिन में कितने एक्सीडेंट के मैटर आ जाएंगे, 10, 15, 20, 25, और तो डॉक्टर साहब के पास आपके पास इमरजेंसी टीम है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। बट उस मैजिस्ट्रेट का वो अकेला बैठा है अपने स्टेनो के साथ और उसे 50 मैटर सुनने ही सुनने हैं। ये तो मतलब आप कहिए कुछ मैटर में एडजमेंट हो जाता है, कुछ मैटर में सिंपली डेट लग जाती है, किसी में कुछ हो जाता है। अगर कभी वो पूरे मैटर सुनवाई पे आ गए तो उस मैजिस्ट्रेट की क्या हाल होगी और वो कैसे पूरा मैनेज करेगा, फिर उसे घर भी मैनेज करना है। इसको लेके भी खास ध्यान की आवश्यकता है और आपसे तो उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करना ही अपने बराबर सवाल। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह किसी जज साहब से बात कर रहा होता तो वो ये कहते कि मैं बात करूंगा या मैं बात करूंगी CM से या चीफ सेक्रेटरी से, पर आप तो साक्षात लॉ मेकर हैं। आप मेरा राज्यसभा का वेबसाइट खोलिए जी, जुडिशरी सिस्टम की शुद्धता के लिए मैंने भी कुछ प्रयास किए हैं जी, और ये जो बोला है आपने, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बात किया है, मानसिकता के बारे में भी सोचा है। क्योंकि मेरी सोच जहाँ तक है, मैं तो आपको पहले बताऊँ, मैं इस क्षेत्र का जानकार नहीं हूँ, अब इतना मैं विद्वान नहीं हूँ आप जैसा, लेकिन मैंने इस विषय में बहुत सोचा है। अब धीरे धीरे इस विषय में आगे बढ़ूंगा। जैसे आपसे मैंने कुछ राय ली है जी। अब एज ए लॉ मेकर इस विषय में कैसे आगे बढ़ना है मैं 100% सोचूंगा, क्योंकि इसका संबंध जो जुडिशरी का मेरे आम आदमी से है। डॉक्टर साहब, कल्पना करिए अगर इस जीवन में एक भी टूटते हुए घर को बचा लिया जाता है, पुण्य का काम होगा।
तो जीवन सार्थक है। सार्थक है, पुण्य का काम होगा जी। सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और स्ट्रेस कम होगा हमारे जजेस कम का। होगा। वो बच्चे का जब आप फेस देखेंगे, वो बेचारा फूल इतना खिलेगा, जब उसकी माँ और पिताजी जब एक हो जाएंगे बहुत तो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जी। नहीं, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ इस तरह के जब मैटर्स नॉर्मली आते हैं मेरे जी, पास, जी। तो मैं भाई अगर मैं तो मना कर देता हूँ, तलाक लेना है तो फिर आई एम नॉट द राइट चॉइस। अगर Yes. घर जोड़ना है तो बताओ। बहुत अच्छी बात है। बट इसमें विन विन सिचुएशन है, जो जजेस का डिटॉक्स भी होगा, क्योंकि मेजर मैटर्स जो आ रहे हैं आजकल वो मैट्रिमोनियल आ रहे हैं। इसका एक कारण मैं आपको बताता जी, चाहता बताइए। हूँ कि देखो, मैंने आपको पहले बोला था, ये देवभूमि है, ये संस्कृति वाली भूमि है, ये आध्यात्म वाली भूमि है। जी। यहाँ पर कुटुंब संस्कृति नाम का एक चीज़ है। देखो, हमारे पास जॉइंट फैमिलीज आज भी बहुत सारे हैं। कल मैं वुमेन्स कमीशन में गया था, तो वहाँ पर काउंसिलर्स की मीटिंग होने वाली है 25 और 23 और 24 को। जो प्री मैरिटल काउंसिलिंग, अच्छा। विवाह के पहले काउंसिलिंग का केंद्र बनाया जा रहा है। तो शादी बनने से पहले 2-3 महीने तक वो बच्चों का काउंसिलिंग होता है, डिवोर्स की संख्या कम हो, बिल्कुल। आगे चल के समझदारी से संसार करे, आगे चल के समझदारी से पूरा कुटुंब का निर्वहन करे। इस प्रकार से सारी संस्थाएं निर्माण हो रही है। ये देश में पहले से कुटुंब संस्कृति है। माता पिता, बहू बेटी, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। जी, जी। तो ये हमारा देश जो है उस संस्कृति से बना है। ये सिंगल न्यूक्लियर फैमिली, ये सिंगल मदर, या जो भी ये जो चीज़ें पाश्चात्य देश से आने वाला जो आक्रमण है, लेकिन ये हमारा अध्यात्म, हमारी कुटुंब संस्कृति इसको हरा देगी। मैं आपको बताता हूँ कि संस्कार और अध्यात्म इस देश को टिकाएगा। लेकिन आपने जो सोचा है वो भी अच्छा सोचा है कि इसके माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम भी राज्यसभा के सांसद के माध्यम से कुटुंबों को जोड़ने का काम करेंगे और आगे चल के जो पाश्चात्यों का जो संस्कार आने वाला उसको रोकने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपका ये आश्वासन भी बड़ा सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं जल्दी इसमें कुछ नया देखने को सफलता मिलेगा मिलेगी और हम लोग दोबारा इस पे बैठेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर आपको मौका मिले, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और इंसाफ, क्या प्रायोरिटी होगी आपकी इसमें? मैं अभी इस समय रोजगार के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों को आगे चल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम खड़ा करेंगे, मुझे आने वाले जनरेशन के बारे में फिक्र है। बिल्कुल। क्योंकि हम शिक्षा में आगे बढ़ चुके हैं, चिकित्सा में हम आगे बढ़ चुके हैं। मुझे आने वाले देश की हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में सोचना है। मैंने पहले ही एक वाक्य बोला था, नौकरी करने की बजाय नौकरियां देने वाला बनाना है। इसके माध्यम से हम उद्योग खड़ा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े संस्थान खड़े करेंगे, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन मैंने हमारे एक नेतृत्व को हमने प्रश्न पूछा था, पाश्चात्य देशों में जिस प्रकार से हर नागरिक के आरोग्य की व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए जी। लेकिन जब तक समाज और सरकार इकट्ठा नहीं आएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ये सपना है कि हर एक आदमी का आरोग्य की जिम्मेदारी सरकार की हो सके। इस दिशा में भी हम प्रयास कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से रोजगार बढ़ेगा, इसके माध्यम से हजारों हमारे जो युवतियाँ हैं हमारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में लगेंगे, देश में अस्पताल बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, एम्स बनने जा रहे हैं, संसाधन बन रहे जा रहे हैं और रिसर्च सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं। इसलिए रोजगार इस विषय में, पैरामेडिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें हमारा रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा इस विषय में काम करना चाहूँगा। कौशल्य विकास के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से और स्वदेशी के माध्यम से। समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 15 से 20 हज़ार सरकार के नौकरी में के समय और मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस के समय मैंने 15 से 20 हज़ार से कहीं ज़्यादा भी होंगे, इनकी मैंने जान बचाई है। ये मेरा क्षेत्र के लोगों को पता है जी। और मैं सुबह में आकाशवाणी पर सुबह में उठकर 20 लाख लोगों का प्रबोधन करता था। रोज सुबह में एक 15 मिनट का चैनल ये होता था, जैसे आपके पॉडकास्ट में आए हो, सिर्फ बाल रोग चिकित्सा, नवजात चिकित्सा के ऊपर मैं बात करता था। लेकिन मैं इससे भी ऊपर जाना चाहता हूँ। देश की जो सेवा होती है उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है भाई साहब, उसमें सब चीजें आती हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? मेरा सेटिस्फैक्शन
जैसे मैंने बच्चों का बच्चे की जान में सुनिए, है या सुनिए। देश की सेवा में? बच्चों की जान बचाने का करियर खत्म करके मैं देश की सेवा में आ गया हूँ। सांसद के नाते से जो मेरा दायित्व तो बढ़ गया है, क्योंकि देश की सेवा में आपने जो बोला वो शब्द बहुत बड़ा है। उसमें सारी चीज, जान बचाने से लेके बेरोजगारी तक, जान बचाने से लेके जैसे आपने कोई विवाह संस्था में जो टूटने है उसको जोड़ने तक, जान बचाने से लेके किसी किसान की आत्महत्या को रोकने तक, जान बचाने से लेके जो सैनिक लड़ रहा है उसका हौसला बढ़ाने तक, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का जो स्पेक्ट्रम है ये वाइड है। मैंने तो जान बचाई है, लेकिन अब मुझे उसके भी आगे जाकर मेरे देश की, मेरी भारत माँ के सारे लोगों की मुझे सेवा करने का मुझे भगवान शक्ति दे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान की बात की आपने, भगवान से मेरा एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि बाबरी मस्जिद पे वो जो आप गुंबद पे आपकी फोटो हमने देखी जी, और आज आपको संसद में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको यहाँ तक भगवान राम ने पहुँचाया या आपको आपके काम ने पहुँचाया? देखो, प्रभु रामचंद्र हमारे आराध्य दैवत है, हमारे रामलला कैद थे। जी एक बाबर ने जिस ढांचे के नीचे जी। रामलला को रखा था उसको मैं मस्जिद नहीं मानता हूँ, वो ढांचा था। वहाँ कोई नमाज पढ़ी नहीं जाती थी, वो एक ढांचा था। जी और हमारे रामलला को मुक्त करने का मैंने कोई अकेला बहुत बड़ा पराक्रम नहीं किया है। जी लाखों हजारों कार सेवकों के माध्यम से वो कार सेवा हुई है, जी। एक पुण्य का कार्य। उसमें मैं बहुत छोटा किंतु परंतु एक बहुत छोटा बिंदु हूँ। हजारों लाखों करोड़ों कार सेवकों की वो ताकत वो पुण्य ही काम में आई और हमारे रामलला मुक्त हुए। आज श्री राम प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है वो विश्व का सबसे बड़ा अद्भुत मंदिर बना है। जी। मैं अभी तक गया नहीं हूँ, अब जाना नहीं हुआ आपका? नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जब आता है आदेश जी। तब हम जाते हैं। हम इधर व्यवस्था में लगते हैं, लोगों को भेजते हैं, जाओ दर्शन करो। आप तो उस नींव के पत्थर में से एक रहे हैं जिसने यहाँ तक पहुँचाया पूरे। देखो, हमें जब आदेश आता है तब हम जाते हैं। जब रामलला का किसका वहाँ आदेश? भगवान राम का? प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तब मैंने हजारों युवकों को ट्रेन भर भर के भेजा है। अरे मैंने तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हमने की है, आरती उतारी है, रामलला को हमने वहाँ बिठाकर हमने आरती करी है। फिर जाके हनुमानगढ़ी में हमने हर्षोल्लास किया है, शबरी नदी में, सरयू नदी में जाके हमने स्नान भी किया है। लेकिन जो अनेकों युवकों को जो भेजने का जो आनंद होता है वो अत्युच्च प्रकार उसका का पुण्य आनंद बड़ा है, खुद बहुत दर्शन बड़ा करने पुण्य है। से ज्यादा बड़ा है हजारों दूसरों को युवकों कराना। को जी। मैंने ट्रेन में फ्री ट्रेन लेकर भेज दिया है। तो ये जो काम है, ये रामलला का जो काम हमने जो किया है, ये कोई, मैंने बहुत छोटा आदमी हूँ, हजारों करोड़ों युवकों का हाथ लगा है, बहुत बड़े। कहते हैं ना कि मंदिर में पूजा करने से ज्यादा अच्छा है माता पिता की पूजा कर लीजिए, उसका ज्यादा बड़ा पुण्य है। हम माता पिता की पूजा करते ही है, बिल्कुल। हमारे कुटुंब की पूजा करते हैं, गरीब लोगों के साथ रहते हैं। वो तो खैर हम लोगों का संस्कार का मुख्य विषय रहा है जी। बट मेरा प्रश्न वही रह गया, आपको यहाँ तक भगवान राम ने पहुँचाया या आपको आपके काम ने? देखो, निरपेक्ष भावना से आप काम करते रहो, बिना अपेक्षा से काम करते रहो। मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं, बेटा कर्तृत्व ही तुम्हारे पास पद लेकर आएगा। जी। हम बिना अपेक्षा से अपना अपना कर्तृत्व हम करते रहेंगे। हम कोई अपेक्षा न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देश की सेवा करना ही हमारा परमो धर्म है, राष्ट्र की सेवा करना हमारा परमो धर्म है। इतने बड़े प्रधानमंत्री जब खुद को सेवक मानते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ, तो हम कौन है? हम भी उसी प्रकार से, हमको कोई अपेक्षा नहीं है। जी। हम अभी तक जो काम किए हैं कोई अपेक्षा न रहते हुए काम किए हैं। आज तक जो कुछ जो हमारा काम हुआ है, हमने जो संगठन ने हमको काम दिया उस काम को हम करते हुए दृष्टि से हमारा करते हुए समझ के हमने निभाया। हमने प्रवास किया, हमने लोगों तक गए, जन जन तक गए। हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। जो हमको संगठन जो आदेश देता है उसके माध्यम से हम काम करते हैं, प्रवास करते हैं, संगठन के माध्यम से लोगों तक जाते हैं, हमारी सरकार की नीतियाँ जनता तक पहुंचाते हैं। सरकार के माध्यम से हम, जनता जनार्दन है, जनता को हम परमेश्वर मानते हैं, उनकी सेवा करने का इतना बड़ा हमको लाभ मिला है। इसका कारण हम निरपेक्ष भावना से काम करना, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से काम करना, कार्यकर्ताओं में जाके सम्मिलित होना, मेरे पार्टी को बड़ा करना, मेरे पार्टी का संगठन बढ़ाना, मेरे पार्टी के माध्यम से देश भर में प्रवास करना। पार्टी जो आदेश देगी उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं।
संगठन का काम करते हैं और रचनात्मक दृष्टि से हम काम करते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल और भी है आपसे, चूँकि आप चीज़ों से इतनी गंभीरता से और जड़ों से जुड़े हुए हैं, जी, आज से 20 साल बाद आप भारत को कहाँ देखते हैं? विकसित भारत का सपना जिस प्रकार से मोदी जी ने देखा है, ये हम लोगों का दायित्व है। जैसे हम लोग इस प्रकार से देश को किस प्रकार से हम हर क्षेत्र में हम विकसित करें। हम महासत्ता बोलते हैं, आर्थिक महासत्ता बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जी जी लेकिन मेरा दायित्व क्या है? जी एज ए सांसद बोल के, एज ए कार्यकर्ता बोल के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते से मेरा भी काम है मेरे क्षेत्र को देखना, मेरे जो लोग हैं उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, और मेरे जो विद्यार्थी है, छात्र है, इनको आगे लेके जाना, इनको साथ में लेके जाना। इसके माध्यम से ही आने वाला 20 साल का जो आपने जो टारगेट बोला है, हमको तो उससे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, क्योंकि हर रोज़ दिन रात मेहनत करना है। मोदी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इस समय प्रधानमंत्री के नाते से उन्होंने जिस प्रकार का परिश्रम किया है, एक बड़ा आइडियल हमारे सामने है। तो हमको 20 साल में देश को बहुत आगे लेके जाना है, सिर्फ आर्थिक सुधारों में नहीं। आपने हर एक चीज़ जो प्रश्नों में जो पूछी है, उसका हर एक विषय का सिर्फ हम बोलने वाले नहीं हैं, हम करके बताने वाले हैं। तो राज्यसभा में हो, नीति नियमों में हो, लॉ मेकर के माध्यम से हो, कृषि में हो, सिंचन में हो, शिक्षा में हो, आरोग्य में हो, रिसर्च में हो, विदेश नीति में हो, या हमारी संरक्षण की सिद्धता में हो, हर विषय में आने वाले 20 साल नहीं, हमारा 47 का जो विकसित राष्ट्र का जो सपना है, वो साकार करने का जो आदेश हमको प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, उसके लिए हम हमारा जीवन समर्पित करेंगे। बहुत सुंदर, बड़ा उत्तम विचार है। और डॉक्टर गोपचड़े, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। May it please my lords, in association with Voice of Hindustan, presents The Legends, an initiative by Hindustan Asset Reconciliation and Securitization Limited, powered by Vedic Legal and Company.